हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक, जो सारे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन भी उसे उन सब पे बात करेंगे। तो आप एक काम करना कि जितनी भी अमेंडमेंट्स मैं बताऊंगा आप उसको नोट्स कर लेंगे और कहीं पे एक चार्ट बना के सामने रख लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी पीसीएस या फिर कहीं भी ये जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो अमेंडमेंट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सारे जो होता है, जो आर्टिकल जो 368 है, 368 जिसको बोलते हैं, उसमें राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकते हैं। और तो सबसे पहला अमेंडमेंट की बात करेंगे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। इसमें जो था सबसे पहले 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि शेड्यूल्स क्या होते हैं और उसमें कितने शेड्यूल्स थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी कितने हैं, और वो कब कब अमेंडमेंट हुए वो सारे, और सारे शेड्यूल्स को बताएंगे किसमें किस चीज़ का प्रोविजन है। तो बेसिकली 9th शेड्यूल जो है उसमें एग्रीरियन रिफॉर्म को, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म था उन चीज़ को रखा गया है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो देश आज़ाद हुआ था, बेसिकली उस समय जो जितने भी हमारे पास जो लैंड थे, उस समय सारे क्या था, ज़मींदार थे, ज़मींदारों के पास। तो देश को क्या बनाना था, वेलफेयर स्टेट बनाना था। तो क्योंकि सरकार के पास ज़मीन नहीं थी तो उन्हों को लैंड रिफॉर्म लेके आना था। तो ये जो था सबसे बड़ा स्टेप कि जो 9th शेड्यूल लेके गया, तो लैंड रिफॉर्म में का ये सबसे बड़ा स्टेप था। और याद रखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में। 9 अब बात करेंगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया। ये रिलेटेड था किससे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। इसमें बेसिकली ये बात हुआ कि जो इंडिया में जो स्टेट्स है, कितने स्टेट्स होंगे और किस टाइप के होंगे, और यूटीज़ के बारे में बात किया गया। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसमें फजल आयोग कमीशन बनाया गया, जिसने अपनी रिकमेंडेशन पे बात किया। उनका रिकमेंडेशन कुछ और था बेसिकली, लेकिन जो एक्सेप्ट किया गया, जो फाइनली जो एक्ट में जो शामिल किया गया और जो बनाया गया, तो 14 स्टेट्स था और 6 यूटीज़ को। याद रखेंगे 6 यूटीज़ यूनियन टेरेटरी और 14 स्टेट, मतलब 14 राज्य और 6 जो है यूनियन टेरेटरी बनाया गया। नाउ टॉक अबाउट के 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में आया, ठीक। इसकी क्या खासियत थी कि इसमें जो था नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है नागालैंड, उसको क्या किया गया, फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। मतलब पहले फुल फ्लेज स्टेट नहीं मिला था। तो याद रखेंगे 1962 में 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको नागालैंड को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। अब तक हमने 3 देखे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 किससे, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें एग्रेरियन रिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि लैंड रिफॉर्म को लेके आया गया। और जो था दूसरा बात किया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आया गया। तो उसमें फजल आयोग कमीशन बनाया गया, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूटीज़ की बात किया गया। और 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में आया, जिसमें नागालैंड को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। तो अब बात करेंगे कि जो है 13 तो हो गई बात, अब 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1967 में आया, ठीक है। ये डेट भी याद रखेंगे, कुछ कुछ सबका इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ कुछ का याद रखेंगे। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, जिसमें क्या हो गया कि इनिशियली जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थे। इनिशियली जो था कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ही लैंग्वेज थे। तो
तो जो फर्स्ट जो लैंग्वेज ऐड किया गया 15th लैंग्वेज, किसको? सिंधी। याद रखेंगे कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पहला जो लैंग्वेज को ऐड किया गया सिंधी लैंग्वेज था, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज थे? 14। तो सिंधी को ऐड किया गया तो ये हो गया 15 लैंग्वेज। तो 15th जो लैंग्वेज है ऐड किया गया सिंधी। जो है अभी 22 लैंग्वेज हो गए टोटल। रिसेंट में जो अभी है 22 लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे बात करेंगे कि बाकी जो लैंग्वेज कब कब कैसे ऐड हुआ। तो नाउ अब बात करेंगे कि ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको क्या कहते हैं कि यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न को लेके लिया गया, ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो बहुत सारे जो लिस्ट थे पहले, वैसे 3 तरीके की लिस्ट होते हैं। एक स्टेट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ठीक है। तो क्या था कि जो इन लिस्ट में था थोड़ी बहुत सारी चीज़ों को बदलाव कर दिया गया कि जो एजुकेशन जो था, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ और जो था फॉरेस्ट और एनिमल, इस टाइप की चीज़ें, और पॉपुलेशन मेजरमेंट, जो इनमें से जो था स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट में ये था कि इसमें जो था स्टेट भी कानून बना सकता है और इस पे यूनियन भी कानून बना सकता है। लेकिन बात ये होगा, अगर यूनियन का कानून है उस पर बनाया हुआ, तो यूनियन का कानून क्या होगा? प्रिवेल करेगा स्टेट ओवर स्टेट पे, इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो स्टेट लिस्ट में जो काफ़ी प्रोविजन था, क्या था? एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, वाइल्ड लाइफ था, एनिमल्स थे, हस्बेंड्री उस टाइप के फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, मेजरमेंट्स थे, पॉपुलेशन भी था, है ना। इनको करके कहाँ किया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में अपना सेंटर भी कानून बनाएगा और स्टेट भी कानून बना सकता है। अब बात करेंगे कि जो 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें कुछ और चीज़ें ऐड किया गया। मैंने एक बार प्रियम्बल में बताया था आपको कि प्रियम्बल में 3 चीज़ें ऐड किया गया था। अमेंडेड प्रियम्बल वंस इन 1976, किस में ऐड किया गया? 1976 में। तो उसमें जो क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया? सबसे पहला सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 जो थे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। ठीक है, ओरिजिनल में नहीं था, इनको ऐड किया गया, सेक्युलर को, इंटीग्रिटी को और सोशलिस्ट को। कब ऐड किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें को अमेंड किया गया, ऐड किया गया है ना, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया। फिर बात करते हैं आगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था, वो इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ही ऐड किया गया। पहले हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो अवेलेबल नहीं थे। अब इसको ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन में। अब जिसको इनको संविधान में पार्ट 4 में रखा गया, पार्ट 4A में रखा गया, और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें से 10 ड्यूटीज़ इनिशियली थे और लास्ट एक बाद में ऐड किया गया 2011 में, जो ऐड किया गया एक, तो उसको 2011 फंडामेंटल ड्यूटी इनिशियली कितना थे 10, और बाद में एक ऐड करके 11 बनाया गया, जो कि था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। और इसमें एक फंडामेंटल राइट भी ऐड किया गया आर्टिकल 21A को, जिसमें बात किया गया कि एजुकेशन जो होगा फंडामेंटल राइट होगा
और इसी में ऐड किया गया कि एजुकेशन जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी होगा, किससे कितना एज के ग्रुप में, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था, इसमें बात किया गया कि जो है 6 से लेकर के 14 साल का जो बच्चा होगा उसको कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, और हाँ 0 से लेकर के 6 साल का जो है उसको भी कंपलसरी एजुकेशन एंड टेक केयर मिलेगा। किसके तहत? ये फंडामेंटल राइट के तहत, आर्टिकल 21A, और ये मिलेगा जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसके तहत। अब नाउ कि ये जो था 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। तो ये जो था किसके रिकमेंडेशन पे आया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी पे क्या दिया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन कि जो है फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाए। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो 42वां संशोधन के बाद आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन में जो बहुत सारी चीज़ें लाया गया था, तो इन उसमें से कुछ चीज़ों को इनमें से उल्टा करने की कोशिश किया गया था। तो ये आया था मोरारजी देसाई के समय में, और जो था वो 42वां वो इंदिरा गांधी लेके आई थी। तो इसमें जो बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? पहले फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके? आर्टिकल 31 के तहत। लेकिन इसको क्या कर दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया। किससे? आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट अब नहीं होगा। कौन सा राइट? राइट टू प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे आगे 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसमें 10वां शेड्यूल को ऐड किया गया। पहले हमने बताया कि 9वां शेड्यूल को कब ऐड किया गया? फर्स्ट एग्रेरियन रिफॉर्म जो हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, उसमें 9वां शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, अब किसको? 10वां शेड्यूल को ऐड किया गया 52वां संविधान संशोधन से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को में मतलब 10 शेड्यूल को ऐड किया गया। इसमें 10 शेड्यूल को ऐड किया गया, और ये रिलेटेड था एंटी डिफेक्शन लॉ से, कि 10 बहाने करके ले गया दिल। मतलब समझिए कि मतलब कि कोई भी पार्टी था अपना पार्टी दल बदल कर लेगा, कहीं भी चला जाएगा, अपनी जिस पार्टी सिलेक्शन करके आया चुन करके। अब किसी भी कॉज कोई खरीद फरोख्त कर रहा है कि एमएलए खरीद रहा है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया 1985 में, ताकि जो डिफेक्शन है नहीं हो, कि लोगों का ट्रस्ट ना टूटे। और फिर इसमें इसका एक ड्रॉबैक था कि अगर पार्टी में अगर कोई भी लोग है, अगर 2/3 अगर चले जाता है, अगर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो वो इस लॉ के तहत नहीं आएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन छोटे पार्टी जो होते हैं उनमें 2/3 कितने लोग ही होंगे? मतलब 5 लोगों में अगर 2/3 चले जाएंगे तो कितने? 3 से 4 लोग अगर चले जाएंगे तो फिर हो गया ना। तो ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था उस लॉ का। अब नाउ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, इस पे बात करेंगे कि इसमें जो है वोटिंग एज को क्या है, रिड्यूस कर दिया गया। जो इनिशियली जो था ये 21 साल का था, लेकिन राजीव गांधी के समय में इसको वोटिंग एज को कम कर दिया गया। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कितना कर दिया? 18 साल कर दिया, 18 साल, 21 साल से 18 साल कर दिया गया 1989 के एक्ट से। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन से वोटिंग एज को घटाया गया। अब नाउ 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ कि दिल्ली में जो यूटी है, यूटी जो है उसमें, ठीक है, आर्टिकल 239 ए के तहत क्या कर दिया गया? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसकी संख्या जो होगा 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा एमएलए की। इस बात को समझेंगे। जो जनरल जो है हमारे लोकसभा में या फिर किसी भी स्टेट के जो है असेंबली में क्या होता है कि 15% ऑफ जो एमएलए है या फिर कुछ फिर जो एमपी है वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे
ठीक, ये जनरली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पर इसमें क्या कर दिया कि जो यूटी है हमारे दिल्ली, उसके लिए ये कर दिया गया कि इसमें 10% से ज़्यादा जो एमएलए है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं बनाया गया। इसको आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 239 ए एंड 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो 71वां जो संविधान संशोधन था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये है कि जो पहले जो हमारे 14 लैंग्वेज थे, ठीक है, तो उसमें से करके 22 इवॉल्व हुए हैं ना संविधान में, 22 अभी है। तो पहले एक ऐड किया गया सिंधी, फिर उसके बाद 3 ऐड किया गया, इसको याद रखेंगे एक तरीके से, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों को ऐड किया गया किससे, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एडेड 3 न्यू लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कितने हो गए, 15 था, 15 से 3 18 हो गए। इनिशियली कितना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 14, तो अभी फाइनल है 22। लेकिन अब तो हम कहाँ तक जर्नी तय कर चुके हैं, 18 में। 3 ऐड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये अभी 18 हो गए। अब बात करेंगे कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 का। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इनको। इसमें जो है बेसिकली जो है ना, लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसका प्रोविज़न रखा गया। लोकल गवर्नमेंट समझ ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में 73rd में, और जो अर्बन लोकल बॉडी जो है उसके बारे में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो 73rd आया 92 में, और ये फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993 में। और जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डाला गया, उसको 11th शेड्यूल में रखा गया। और जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 अर्बन लोकल बॉडी में, जो शहरों में जो अर्बन लोकल बॉडी है उसको म्यूनिसिपैलिटीज़ भी बोलते हैं, तो उसको 12th शेड्यूल में रखा गया। तो हमने बताया कि सबसे पहला कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th, फिर 10th एंटी डिफेक्शन, ये एग्रेडियंट से था 9, 10 था एंटी डिफेक्शन 52 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। और फिर आया 73वां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 11वें शेड्यूल में। 74 आया अर्बन लोकल बॉडी में, जिसमें 12वें शेड्यूल को रखा गया। अब बात करेंगे कि इनमें कितने सब्जेक्ट्स रखे गए। जो है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसमें बेसिकली 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रखा गया। और जो है अर्बन लोकल बॉडी जो म्यूनसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट्स को रखा गया। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात किया था आगे भी कि इसमें जो है एक फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया, फ्री एजुकेशन। किसके अंदर, आर्टिकल 21A में ऐड किया गया फ्री एजुकेशन। और जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी इसी में ऐड किया गया जो भी एजुकेशन से रिलेटेड था। तो हमने बताया कि फ्री एजुकेशन किसको हो मिलेगा, ये जो 0 से 6 साल का था इसको टेक केयर मिलेगा, और जो था 6 से 14 तक का इसको फ्री एजुकेशन मिलेगा स्टेट के थ्रू। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया, इसके बारे में बात करेंगे। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें बात किया गया क्या, सबसे पहले कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है उसके बारे में बात किया। इसको शॉर्ट में NCSC विद नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, सबसे पहले जो ये बात करता है आर्टिकल 338 में है। 338 में कौन था, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट था। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड किया गया कि जो है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब भी ऐड कर दिया गया आर्टिकल 338A के तहत।
338A में कौन है? नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। 338A नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब 338A में, और 338 में नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। सब चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे और नोट करते जाएंगे। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 91 की बात करेंगे। इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है उसमें ये डिफाइन किया गया लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली के पक्ष में जो आया था वो, ठीक है। तो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिक्स कर दिया गया कितनी होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसी भी या फिर लोकसभा में या फिर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ के जो विधानसभा होगा उसमें कितने मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएगा, तो 15% फिक्स कर दिया गया। लेकिन दिल्ली के केस में क्या किया गया कि भैया ये 10% होगा, लेकिन इसमें सीट कितना है दिल्ली में? 70 है। तो उसमें कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे? 7। एजुकेशन, सीएम, सब हेल्थ मिनिस्टर सबको मिला के 7 ही हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक मिनिस्टर को बहुत सारा पोर्टफोलियो दे दिया जाए क्योंकि मेंबर कम ही होंगे उसमें। तो अब बात करते हैं कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में आया। इसमें बात करते हैं कि लैंग्वेज के बारे में। फिर से इसमें लैंग्वेज ऐड किया गया। इनिशियली कितना था? 14। याद करते जाएंगे, आप बोलते भी रहेंगे अपने आपस में। और अभी कितने हैं? 22 संविधान। और पहला कब ऐड किया गया? 21वां संविधान संशोधन में पहला ऐड किया गया सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन में 3 ऐड किया गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को ऐड किया गया। तो हो गए 14 था, एक तो एक 15 हो गया, 15 में 3 जोड़े 3 18 हो गया। अब जो है 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004, इसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ये चारों को याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट में ऐड किया गया है। 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, अभी टोटल 22 हो गया। तो 4 कौन से हैं? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, इन चारों लैंग्वेज को ऐड किया गया। कितना? 92वां संविधान संशोधन 2004 से। और जो ये लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में रखा गया है? 8 शेड्यूल जो है हमारे है कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 शेड्यूल उसमें रखा गया, लैंग्वेज को रखा गया। लैंग्वेज कितने हो गए हमारे शेड्यूल्स में? 8 शेड्यूल में 22। तो इनको याद रखेंगे। अब बात करेंगे आगे कि जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, इसमें क्या बात किया जाए? कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है ना, तो उनको ऐड किया गया, उनके जो राइट्स वगैरह थे उनको वो दिया गया। और इसके जो बारे में है हमारे डीपीएसपी में भी बात किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे 99वां संविधान संशोधन 2004 में आया, जिसमें किस चीज़ की बात किया गया कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NJAC नेशनल जुडिशियल की बॉडी बनाएगी। बेसिकली ये जुडिशरी से रिलेटेड था, टू रिप्लेस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। पर क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए उनमें से सिर्फ एक ही को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कि जो है उसमें जो नेशनल जुडिशरी को जो है जो कॉलेजियम है उसमें छेड़खाने की कोशिश किया गया। उसने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब बात करेंगे 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया, जिसमें बात किस चीज़ की हुई? जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव टेरिटरी विथ बांग्लादेश के साथ। देखो, हर एक देश में जो है जो 2 देश एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बहुत सारा जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है तो होता है उनमें, है ना। तो उनको सॉल्व करने के लिए एक्सचेंज जो करते हैं कि भाई ये आप रख लो, ये मैं रख लेता हूँ, तो उसी को बोलते हैं इनक्लेव टेरिटरी। तो उनको एक दूसरे से दे दिया गया ताकि डिस्प्यूट आगे ना हो और सब अच्छे से ग्रो करें। तो जो है 100वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, एक्सचेंज किया गया इसका टेरिटरी का बांग्लादेश के साथ। LBA इसको बोलते हैं, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016 को आया। इसमें किस चीज़ की बात किया गया? GST की। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि GST आपने बहुत सुना होगा, है ना। 101 रुपये की कितने? सगुन
याद रखेंगे इसके तौर पे कितने कहाँ पे दिए जाते हैं। 2016 में हुआ था, लिया गया है जीएसटी। जीएसटी जो है सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, और ये है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसकी जो संविधान में प्रोविज़न है उसके बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 246A और 269A 279A इसमें संविधान में प्रोविज़न है जीएसटी का। तो जो ऐड किया गया 279A को ऐड किया गया, जिसको 7th शेड्यूल को अमेंड करके रखा गया। 7th शेड्यूल में क्या है, बेसिकली जो लॉ बनाने की पावर है, जिसमें लिस्ट को अलग अलग रखा गया। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा, स्टेट एक्सक्लूसिवली। यूनियन में तो यूनियन ही बनाएगा, कंकरेंट में दोनों बना सकता है, जो है ना। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो है 7th शेड्यूल वाला में जो था कॉन्करेंट लिस्ट जीएसटी, तो उनको अब सेंटर ने रूल कानून बनाया और उसमें जीएसटी लेके आया। कब, 2016 में। कौन सा अमेंडमेंट था, 101st अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली ये जो लागू हुआ है ना 1 जुलाई 2016 से को आया, और ये किसके रिकमेंडेशन पे आया, विजय केलकर कमीशन। ये याद रखेंगे, कमीशन पूछ लिया जाता है कि विजय केलकर कमीशन के रिकमेंडेशन कौन आया, जीएसटी आया। नाउ आगे बात करेंगे कि ये जो है 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया, वो था ओबीसी से रिलेटेड, उधर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। इसमें रिजर्वेशन की बात किया गया, रिजर्वेशन ऑन नेशनल कमीशन, ठीक है। इसमें क्या था कि आर्टिकल, अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 368 किसके लिए था, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट के लिए। आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना। लेकिन जो आर्टिकल 338B है और 342A इसमें ऐड किया गया, जो कि 338A किसके लिए था, ओबीसी के लिए। तो याद रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा आर्टिकल है और ओबीसी के लिए कौन सी आर्टिकल है। नाउ 103 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें जो था अभी हाल ही में आया 10% जो है ईडब्ल्यूएस, आप सुने होंगे कि ईडब्ल्यूएस जो मिला, जो गरीब लोग हैं, है ना, जनरल में भी रहते हुए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो उसमें बेस किसको माना गया, इकोनॉमिक कंडीशन को माना गया, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, ठीक है। 10% रिजर्वेशन दिया गया। और इसमें जो है आर्टिकल 16 को ऐड किया गया। आर्टिकल 16 में जो है ऐड नहीं, सॉरी, इसमें अमेंडमेंट किया गया। 16 जो है जॉब के बारे में बात करता था, तो उसी में अमेंड करके जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को। 104 के बारे में बात करेंगे, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें जो है SC ST के बारे में, ठीक है, सीट रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। जो SC ST को जो ये जो रिजर्वेशन मिलता है, तो उसको 10 साल के लिए फिर से जो है बढ़ा दिया कि नेक्स्ट फॉर 10 ईयर, मतलब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। तो पहले क्या था कि रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन को भी था, कितने, 2 सीट पे था, जो नॉमिनेट करते थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको इसी एक्ट में 2004 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2020 में आया, 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया, उसको एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, जो 2 सीट जो लोकसभा में जो नॉमिनेट होते थे। और याद रखेंगे कि विधान परिषद में कोई भी नॉमिनेट नहीं होते थे, और लोकसभा में 2 था जो नॉमिनेट किया जाता था हमारे प्रेसिडेंट से, उनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक। और जो है SC ST के लिए जो 10 साल का जो नेक्स्ट 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन था वो बढ़ा दिया गया सीटों का। अब बात करेंगे 105 अमेंडमेंट एक्ट। और एक चीज़ रह गया दोस्तों इसमें कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 104, इसका याद रखेंगे कि 126वां बिल था, है ना, इसको याद रखेंगे। 126वां बिल कौन था, 104वां संविधान संशोधन।
अब बात करेंगे 105 के बारे में कि 105वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में आया, दिस इज़ द न्यूएस्ट अमेंडमेंट एक्ट। ये सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है। और ये जो है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये जो है 104वां कितना था, 126वां था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया, अमेंडेड आर्टिकल, कौन सी आर्टिकल, 338 और 42 को, 338 और 42 को ऐड किया, अमेंड किया गया। और इसमें ये प्रोविजन किया गया कि एस्टेट सेल मैक्स देयर ऑन प्रोविजन, मतलब वो अपना प्रोविजन बनाएगा किस लिस्ट में, ओबीसी के, जो ओबीसी क्राइटेरिया में कौन कौन आएगा, स्टेट ये खुद डिसाइड करेगा और सेंटर उसमें, सेंटर को भेजेगा और सेंटर उसको रेक्टिफाई करेगा। तो है ये 127वां बिल था। और जो लॉ मिनिस्टर था जो इसको लेके आया था, सोशल जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर जो है इस बिल को लेके आए थे 2021 में, और ये पारित हो गया, जिसमें ये बेसिकली बात किया गया कि स्टेट सेल मैक्स लॉ इन द लिस्ट ऑफ जो ओबीसी है, ओबीसी के लिस्ट जो कौन कौन सी कास्ट आएगा उसको वो लिस्ट बनाएगा। और जो लोकसभा में ये पारित हुआ 10 अगस्त 2021 में, और राज्यसभा में पारित हुआ 11 अगस्त 2021 में, और प्रेसिडेंट ने इनको एसेंट दे दिया 18 अगस्त 2021 में। तो ये फाइनली हमारा बिल पास हो गया। तो ये एक्ट बन गया। एक्ट कौन सा, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021, बिल 127वां। याद रखेंगे कि सबसे पहले जो ये आर्टिकल बहुत बार रिपीट हुआ 338 के बारे में, कि 338 किस चीज़ के बारे में बात करता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसको अमेंड करके बनाया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 338 ए ऐड किया गया। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब 2003 में आया। 89वां संविधान संशोधन 338 ए। और जो है 2018 में कि 102वां संविधान संशोधन, इसमें 338 बी को ऐड किया गया, किसके लिए, अदर क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो दोस्तों हमने ये देखा कि ये जो है संविधान संशोधन के जो इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट थे उनको डिस्कस कर दिया। एक बार आप अच्छे से देखेंगे, एक बार अगर याद नहीं होता है तो एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, और नोट्स बनाएं, और एक बार आप खुद से भी पढ़ें, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। और नोट्स बना के आप इनको रिवीजन करें, और डेफिनेटली आपके जो भी एग्जामिनेशन है यूपीएससी पीसीएस या फिर जो भी जीके जीएस पूछे जाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उसमें, और आप डेफिनेटली उसको सही करके आएंगे। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूपीएससी पीसीएस विद एमएस को। थैंक यू।